बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब लंदन में मरियम नवाज़ पहुँची हैं तो कुछ तो करेंगी, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी उसी ट्रैक पे चढ़ा दिया है जिस पे वो खुद चढ़ी हुई थी। और मियाँ साहब से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जिसके बाद सवालात ही सवालात खड़े हो गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक लंबी चार्जशीट जो है वो सुना दी है। आज ना सिर्फ वो सुनाई है बल्कि बहुत अजीब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं। मैं डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा अगले वीलॉग्स के अंदर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में कितनी मुलाकातें, कितने टेलीफोन, कौन कौन से बंदे से सारा दिन कौन कौन आता था और कैसे मिलते रहते थे। ये सारा कुछ मैं आपको तफसीलात बता दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी कैदी को इतनी मुलाकातों का और इतनी मौजों का कभी भी जो है माहौल मुयसर नहीं आया जितना मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा की वालदा या मेरी अहलिया जो है उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। ये तो वैसे हुआ था और गलत हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये सब ने किया था, ये चंद लोगों ने किया था और वो नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें PMLN के लोग भी करते हैं जो गलत है। ये किया जाना हमेशा से गलत है। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ को मेरे सामने गिरफ़्तार किया गया। दोबारा नैब वालों से पूछा गया कि क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो बताया गया कि वो झूठा केस ले आए हैं और साथ में गिरफ़्तारी के वारंट भी ले आए हैं। अब मैं परेशान हूँ कि नैब वालों से नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि आप मेरी बेटी को क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो आगे से नैब वालों ने ये कहा कि हम झूठा केस लेकर आए हैं। यार ये कोई करने वाली बात है मियाँ साहब। इज़ इट पॉसिबल कि किसी ने आपको गिरफ़्तार करना और वो आके आपको ये कहे कि जनाब आपके खिलाफ हम झूठा केस लेकर आए हैं और आपको हम गिरफ़्तार करना चाहते हैं? ये तो नहीं हो सकता। ये तो NRO आपको पाकिस्तान में अब मिला हुआ है, उस वक्त तो ये NRO नहीं था। फिर मियाँ साहब ने कहा कि जिस तरह गिरफ़्तार किया गया मेरी बेटी को, हज़ारों बेटियाँ अपने वालिदैन के सामने गिरफ़्तार होती हैं, जेलों के अंदर मौजूद है। मियाँ साहब ये पहली बेटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि छोटी बेटी जो है मरियम नवाज़ की, वो रोना शुरू हो गई जब गिरफ़्तार किया जा रहा था। तो जब मॉडल टाउन में गोलियां चलाई जा रही थी उस वक्त भी बच्चियां रो रही थी कि हमारी माँ को गोलियां मार दी गई हैं। और बहुत सारी रोती हुई बच्चियों की तस्वीरें जो हैं वो 25 मई के तशद्दुद में भी नज़र आ रही थी, उस पर भी ज़रा आप तवज्जो दे दें। और एक बच्ची जो मेंटली रिटार्टेड थी, बीमार थी, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ से पूछिएगा, उन्होंने उसके माँ को और बाप को कितने दिन तक अंदर रखा और किस तरह का टॉर्चर किया, सिर्फ आपके एक रिश्तेदार को करप्शन के केस से बचाने के लिए। एक बच्ची जो ज़हनी तौर पे माजूर थी, वो अपनी माँ के बगैर खाना भी नहीं खाती थी। उसकी माँ को और उसके बाप को, बगैर किसी जुर्म के उसकी माँ को, और क्योंकि वो जुर्म में साथी था आपके एक रिश्तेदार के, तो अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए आपने दोनों माँ बाप को पकड़ लिया और पकड़ के इतने अरसे तक उनको बंद रखा कि इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और ये शहबाज शरीफ ने किया था। अपने भाई से पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा जुल्म क्यों किया। मियाँ साहब ने एक बड़ी दर्दनाक कहानी अपनी सुनाई है, लेकिन ऐसी बेशुमार दर्दनाक कहानियाँ पाकिस्तान की जेलों में मौजूद हैं। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद, 40 साल तक इस मुल्क में हुक्मरानी करने के बावजूद, इस ख़ानदान ने कभी भी इस तरह की तकालीफ और इस तरह के जो दर्द हैं उनका अजाला नहीं होने दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज एक और काम किया है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब से वो बहुत मुतासिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उनका एब्सोल्युटली नॉट इस वक्त जो है वो हर तरफ वायरल हो रहा है। शरीफ ख़ानदान से अगर आप पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो चाहेंगे कि हम इमरान खान बनना चाहते हैं। वो आज भी ऐसा ही लगता है। थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, फिर अब नवाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान दस्तखत करते हैं किसी चीज़ पर, ये सारे दस्तखत करने चले जाते हैं। वो चाय के अंदर कोई डबो के रोटी खा ले, ये सारे वो करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों से मिल ले, ये बच्चों से मिलना शुरू हो जाते हैं। वो बुज़ुर्गों से मिल ले, ये बुज़ुर्गों से मिलना शुरू हो जाते हैं। अब देखना ये है कि ये अपना हेलीकॉप्टर कब ख़राब करेंगे कहीं पे उतरने के लिए, कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर ख़राब करके ये उतरेंगे अचानक और उतर के लोगों से मिलेंगे। यानी इमरान खान जो करें या उससे जो हो जाए ये उसकी नकल करना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो एक बड़ी अजीब बात की वो मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत बना था, हमने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, हम किसी के प्रेशर में नहीं आए थे। मेरे सामने प्लेट में रखकर $5 अरब पेश किए गए, हमने उस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हमें नहीं चाहिए।
बात यह है मियाँ साहब, अब उसामा बिन लादेन को भी कह देते कि एब्सोल्युटली नॉट, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उनसे तो पैसे ले आए थे। आप असगर खान केस जो है वहाँ पे जब आईजीआई पैसे बांट रही थी, आप वहाँ पे भी कह देते कि एब्सोल्युटली नॉट, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब आप ये बना रहे थे लंदन के अपार्टमेंट्स, तो उस वक्त जो आपको पैसा दे रहे थे, जिस तरह भी दे रहे थे, उनको भी आप कह देते कि एब्सोल्युटली नॉट, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो सारे थोड़े थोड़े पैसे तो आपने पकड़ लिए। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बड़ा साफ साफ बताया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जब वेल्डिंग किया करते थे ना, जिस दौर के अंदर स्क्रैप को, उस दौर में हम एटम बम बना चुके थे। जब भट्टी में स्क्रैप वेल्ड करते थे नवाज शरीफ साहब, उस दौर में हमने एटम बम तैयार कर लिया था। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा नवाज शरीफ तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, और ना भुट्टो साहब घास खाकर एटम बम बना सकते थे। ये पाकिस्तान का काम था, फ़ौज पाकिस्तान का काम था, वो इसके पीछे थी और अवाम की सपोर्ट उनके साथ थी। लोगों ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि धमाका करो, नहीं तो लोग की ताड़ा धमाका कर देंगे। और मियाँ साहब को मजबूरन ये करना पड़ा था, और मजबूरी भी ऐसी कि मियाँ साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं दुनिया के सामने कसम खा सकूं कि मैं इसके हक में नहीं था, मियाँ साहब ने एटम बम का बटन नहीं दबाया। मियाँ साहब को बार बार कहा गया कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आगे बढ़िए, बटन दबाइए, एटमी धमाका कीजिए, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया, और भी लोगों ने। और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वहाँ पे एटमी धमाके किए और इसका तजुर्बा किया। अब उसका क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने तो लिया नहीं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हर जब तक इनकी सियासत रहेगी तब तक ये उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहेंगे। मियाँ साहब ने कहा कि उनको निकाला गया, उनको पकड़ा गया, उनको रुसवा किया गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए। साकिब निसार साहब का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि वो एक ऑडियो भी आई हुई है। लेकिन जो इल्ज़ामात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लगाए, यही इल्ज़ामात जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राणा शमीम साहब, उन्होंने यही इल्ज़ामात लगाए थे। अब जो इल्ज़ामात नवाज शरीफ लगा रहे हैं वही इल्ज़ामात राणा शमीम भी लगा चुके हैं, रिटायर्ड जज। लेकिन राणा शमीम उन इल्ज़ामात पे माफ़ी मांग चुके हैं और अपने आप को गलत करार दे चुके हैं। मियाँ साहब फिर लगाई जा रहे हैं। यानी मियाँ साहब वही इल्ज़ाम लगाएं तो ठीक है, राणा शमीम लगाएं तो वो जाके अदालत में माफ़ी मांगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान को हमेशा से एक सहूलत मैसर है कि ये किसी भी इदारे के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं और इनके लिए आम माफ़ी होती है, इनको 7 खून माफ़ हैं। दूसरा वो कहते हैं जी साकिब निसार की ऑडियो, तो साकिब निसार की ऑडियो जो है उसका तो पोस्टमार्टम GOTV इनका अपना ही कर चुका है कि वो एक एक क्लिप निकाल के उन्होंने चला दिया था, कहाँ कहाँ से इस ऑडियो को इकट्ठा करके ये पूरी ऑडियो तैयार की गई है। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए में कोई वक़्त नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, मियाँ साहब ने जितने इल्ज़ामात लगाए वो लगाए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर। इस पर फवाद चौधरी साहब का भी एक, बाकी लोगों का भी मौक़िफ़ आ रहा है, इस तरह सबका मौक़िफ़ आएगा। देखें, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारों के खिलाफ चार्जशीट है और इसका जवाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ISPR दें, इनके तमाम तर इल्ज़ामात इदारों पर हैं। यानी इमरान खान तो तब वज़ीर आज़म भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे जब इनके साथ ये सारा कुछ हो रहा था, तो वो कौन था जो ये सारा कुछ कर रहा था। वैसे माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी, कि आपको हिसाब देना होगा। इन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का भी नाम लिया था माजी में, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे। कुछ और सर्विंग जनरल्स के भी नाम लिए थे और कुछ जजेस के भी नाम लेते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, साकिब निसार साहब के और दीगर के। तो क्या वो अब जज साहिबान या वो जो जनरल साहिबान हैं, मियाँ साहब उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बता तो वो चुके हैं हमेशा से ये कौन लोग हैं और गिला शिकवा उनका वही है। इससे अखज़ क्या होता है? मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब कर ये रहे हैं कि वो दोबारा से बूट को इज़्ज़त दो की पॉलिसी से वापस जा रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो की पॉलिसी पे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान की आवाम नाराज़ है, हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, हमने लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया, हम गवर्नेंस नहीं दे पाए, हम पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए और हमने पाकिस्तान की इकॉनमी का भी पट्टा बैठा दिया और आम आदमी की हालत भी जो है वो अबतर कर दी है। तो ऐसी सूरत हाल में अब उनको करना क्या है? उनको वापस अपना पुराना वाला बयानिया चाहिए। अब वो ये कहना चाहेंगे कि हमें तो फंसा दिया गया इन हालात में। मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको बताऊँगा चीज़ें रिकॉर्ड के साथ। ख्वाजा साद रफ़ीक को, जावेद लतीफ़ को और 1-2 और लोग हैं PMLN के, इनको अगर आप इकट्ठा करके सुने तो आपको समझ आती है कि नून लीग इशारों में ये बात बताती है कि हमें ये कहा गया कि इमरान खान किसी ख़ास शख्सियत को किसी ख़ास ओहदे पर बिठाएगा और बिठाने के बाद हमारे ख़िलाफ़ कवानीन ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ एक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाएगा।
नैब अदालतों में मजीद जज भर्ती हो जाएंगे और आप सबको सजाएं हो जाएंगी। उसके बाद इमरान खान साहब सिस्टम बदल देंगे और मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाएगा और इमरान खान साहब लंबे अरसे तक मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। इस तरह की चीज़ें कहकर हमें डराया गया, हालांकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वो कौन था जो इन सबको डरा रहा था और डरा के इनको घेर घार के इकट्ठा किया, इन सबको एल्फी लगाई और एल्फी लगाकर इनसे रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। अब वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, और वो कौन था जो अमेरिका को बता रहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से जा रहा है, रशिया, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है या पाकिस्तान का मुश्तरका फैसला नहीं है, इमरान खान अपनी मर्जी से जा रहा है। वो कौन था जो अमेरिका को भी ये कह रहा था और इधर कुछ बता रहा था, अमेरिका में कुछ बता रहा था, हर तरफ एक जाल बिछाया जा रहा था कि इस आदमी को सारे मिलकर निकाल दें और फिर इस तरह एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अब नवाज शरीफ साहब से बड़ी माजरत के साथ कि अब बेशक नवाज शरीफ साहब नाम तो नहीं ले रहे क्योंकि उनके भाई की हुकूमत है पाकिस्तान में, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, उनका शिकवा आज भी फवाद चौधरी साहब की ट्वीट ठीक है कि इदारों से है। तो इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और DGISPR जो है वो इस पर जवाब दे सकते हैं और इनके तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो इदारों के ऊपर हैं और इस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब है ना, पहले इनके ऊपर पाबंदी थी पाकिस्तान में टीवी के ऊपर आने पर क्योंकि ये इदारों पे इल्ज़ामात लगाते थे। अब दोबारा उनके ऊपर पाबंदी उठाई गई है, अब वो दोबारा बैठे हैं, फिर से इदारों के ऊपर ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये है जी मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह साहब ने क्लेम किया कि मुझे पता चल गया है कि लॉन्ग मार्च कब आ रहा है। 12 से 17 अक्टूबर के दौरान उन्होंने क्लेम किया है कि लॉन्ग मार्च आ रहा है। देखते हैं इस बीच में आता है या नहीं आता, लेकिन सूरत हाल तो जो बनी हुई है उसमें अवाम ये चाहती है कि फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च किया जाए और इस हुकूमत को घर भेजा जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने अब तैयारी पकड़ ली है ज़िमनी इंतखाबात की जो 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। हुकूमत इन इंतखाबात से भागना चाहती है लेकिन अब भागने का इम्कान बहुत कम है। 11 अक्टूबर को इमरान खान साहब ननकाना साहब में जलसा कर रहे हैं, शरकपुर में 12 को, करम में और मर्दान में 13 को और 14 तारीख को कराची के अंदर इमरान खान साहब जलसा करेंगे और 16 तारीख को बैलेटिंग होगी। इस बैलेटिंग में अगर इमरान खान साहब ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि वो कब तक इंतखाबात से भागते रहेंगे। ANP ने कह दिया जी कि अगर इंतखाबात को मज़ीद आगे बढ़ाया गया ना, ज़िमनी इंतखाबात फिर मुलतवी किए गए तो हम इत्तेहाद से निकल जाएंगे, ये उन्होंने धमकी लगा दी है। और ये एमल जो सूबाई सदर है एमल वली खान, उन्होंने ये धमकी लगाई है और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि अपने वफाकी हुकूमत को इस बात से आगाह कर दिया है क्योंकि वफाकी हुकूमत एक मरतबा फिर इंतखाबात को आगे लेकर जाना चाहती है। एक और बड़ी अजीब खबर है, कामरान टसूरी, गवर्नर सिंध लगा दिया गया इनको। कामरान टसूरी कौन है? ये 2017 में MQM में आए थे और 2017 में MQM पाकिस्तान MQM के अंदर ये रहे थे। मुस्लिम लीग फंक्शनल को इन्होंने छोड़ा था और फिर ये चले गए थे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के बड़े करीबी थे, लोग इन्हें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की ATM भी कहते हैं, पैसे वाले आदमी हैं, तगड़े बंदे हैं। पहले इनको MQM में शामिल करवाया गया, उसके बाद फिर ये MQM ने इनको निकाल दिया ये कह कर के ये बंदा पार्टी के अंदर डिवाइड पैदा कर रहा है। और फिर अभी 1 महीना पहले इनको वापस पहले पार्टी में शामिल करवाया गया और अब इन्हें गवर्नर बनाया गया। तो ये जो एक रिकॉर्ड है ना कि रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को ही हमने इस मरतबा ओहदे देने हैं, ये रिकॉर्ड सहूलतकारों ने अपना ख़राब नहीं होने दिया और एक मरतबा फिर एक ऐसे आदमी को सहूलत दी गई जिसका एक बाकायदा रिकॉर्ड है और उसको बनाया गया गवर्नर सिंध। मैं तमाम जो अपने कराची के और सिंध के बहन भाई हैं, वैसे भी उन पर एक मुश्किल वक्त है, एक बड़ा सैलाब आया हुआ है, मैं उनसे अफसोस का इजहार करता हूँ दिल की गहराइयों से। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, इस किस्म की आजमाइशें उन्हें भुगतनी पड़ती हैं। अब ज़रा एक डाटा है छोटा सा, बल्कि अगले वीलॉग में डाटा आपके सामने मैं रखूँगा कि पाकिस्तान में और भारत में किसानों की हालत में कितना फ़र्क है। इस पर एक रिसर्च मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ANP ये कह तो रही है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराओ, लेकिन इंतखाब के लिए उनकी हालत पतली है। 4 सद्दा में ये 2 तस्वीरें हैं, इसमें आप देख सकते हैं। एक में इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं अकेले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सामने आप अवाम देखें, अवाम की ताकत देखें, लोगों का हुजूम आप देखें, और दूसरी तरफ ये जनाब हो रहा है 14 जमातों का इत्तेहाद और ये इनका जलसा, यानी जलसी है। दोनों तरफ जो है वो टेंट भी लगा के इसको बंद करने की कोशिश की गई है। फिर जो छोटा सा एरिया बीच में रखा गया उसके अंदर भी लोग पूरे मौजूद नहीं हैं, ज़्यादातर एरिया खाली है।
तो ये किस तरीके से इमरान खान साहब का मुकाबला करेंगे और किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि 16 का इंतखाब हमने लड़ना है, फैसला तो हो चुका है। लेट्स सी कितनी धांधली हो सकती है उसको हम देखेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।